हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है CJ एनर्जी ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम लोग बायो का लाइफ प्रोसेस जो है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा रेस्पिरेशन टॉपिक का आगे का। ठीक है, तो जो बच्चे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो हम वो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो बिना बकवास के सिर्फ चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहां पर आप जैसे आपको दिख रहे हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन जब लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, पहला होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में फिर से दो डिवीजन आते हैं उसमें, एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है गैसियस का एक्सचेंजेस। फिर से बता रहा हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है गैसेस का एक्सचेंज। चलो, तो एक्सटर्नल में क्या होता है भाई, देखो बहुत ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल मतलब जो गैस है वो एक्सटर्नली हमारे बॉडी पार्ट में अंदर बाहर जा रहा है, और दूसरा होता है इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर में एक अंदर में ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो इंटरनल हमारे पूरे बॉडी के अंदर में, एक्सटर्नल मतलब ऊपर ही ऊपर से। तो एक्सटर्नल भी दो टाइप का होता है, पहला होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग मालूम है क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब अंदर लेना सांस भाई और बाहर छोड़ना सांस, इसी कहते हैं। तो हमारे बॉडी से हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो क्या कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पहला वाला है। दूसरा, अब हमारे नाक से अंदर गया और वहां से बाहर आया, अब भाई वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, तो गैसियस जो एक्सचेंज होता है, कौन सा भाई एक्सचेंज होगा, हम O2 लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते छोड़ते हैं भाई। ठीक है, तो जो O2 ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं, तो जो गैसियस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। लंग्स में देखो अल्विलर होता है, लंग्स हमारे क्या होता है एल्विलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे लंग्स में और ब्लड में, तो हमारा जो हवा एयर O2 जो हमने लिया, ठीक है, तो हमारे लंग्स में गया और लंग्स के बाद वो जस्ट जाएगा किसमें, ब्लड में जाएगा। लंग्स से किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आता है, फिर लंग्स से हम ऐसे बाहर निकालते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स से वो ब्लड में जाएगा और CO2 जो है वो ब्लड से लंग्स में आके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो एक तो हमारे नाक का मतलब बॉडी बाहरी एक्सटर्नल वाला ये आता है हमारे इसमें, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो लंग्स में आता है, वो आएगा हमारा गैसियस सेक्शन बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमारे यहाँ तो लंग्स होता है ना, हमारे एनिमल में, हम भी एनिमल में काउंट होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो उसके पास ऐसा स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं है रेस्पिरेशन करने का। स्टोमेटा, क्या होता है स्टोमेटा। गैसियस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ होता है, लीव्स के स्टोमेटा में होता है। पढ़े ना अभी स्टोमेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो प्लांट में स्टोमेटा में क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बॉडी से बाहर अंदर ले रहे सांस, उसके बाद थोड़ा अंदर जाते लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कहां से कहां, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में। क्लियर है। ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बारी आती है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन की। ठीक है, अच्छा जी, हमने जो सांस लिया था नाक से गया कहां, लंग्स में, लंग्स से गया ब्लड में, यहां तक हम लोगों ने ब्लड तक हमने O2 को पहुंचा दिया। अब हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, जो हम सांस लिए ना उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड जो है कैरी करता है ना, पूरे बॉडी पार्ट में एक एक चीज जाके पहुंचाता है। तो अब हमारे ब्लड में हम जो सांस लिए वो आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा जो ब्लड रहेगा ट्रांसफर होगा किस में भाई, बॉडी के सेल में। हमारे जो ब्लड हैं वो हमारे एक एक सेल में, बॉडी के एक एक सेल में उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर गैस कहाँ जा रहा है भाई, हमारे ब्लड में था, है ना, आर्टेरियल ब्लड, मतलब हमारे नसों में जो ब्लड है आर्टेरियल ब्लड, वहां से वो किस में जा रहा है, सेल में जा रहा है। क्लियर है। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से सेल में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड
सेल से ब्लड में आता है, ब्लड से हमारे लंग्स में आएगा और लंग से एक्सहेलेशन से बाहर निकल जाएगा। और O2 हमारे नाक से अंदर गया लंग्स में, लंग्स के बाद वो ब्लड में गया और ब्लड के बाद में एक एक सेल में पहुंच गया। तो ये थे स्टेजेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करते हैं। देखो प्लांट दिख रहा है, प्लांट को मेजर जो हम लोग है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है जो सॉइल के में आता है भाई, क्या होता है? रूट, उसके ऊपर होता है स्टेम और क्या होगा? लीफ। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने प्लांट को डिवाइड किया है। फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन सा? लीफ, स्टेम और रूट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये तीनों पार्ट में, प्लांट के तीनों हिस्से में रेस्पिरेशन होता है। तीनों पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रूट की, तो रूट में देखो, रूट में क्या होता है? जो डिफ्यूजन होता है किसका? ऑक्सीजन का। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ O2, ऑक्सीजन। तो क्या होता है? सॉइल है तो सॉइल में ना ऑक्सीजन जो है ना प्रेजेंट होता है, सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं पहले से। क्लियर है? तो रूट में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है यहां से ट्रांसफर होगा रूट में, रूट हेयर से रूट के सेल में। देखो ये रूट है, तो रूट में ऐसे छोटे छोटे रूट के हेयर्स होते हैं, मतलब उसके और छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, एकदम छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। रूट के भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रांच होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट हेयर कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है, ट्रांसफर है, रूट हेयर रूट सेल। तो सॉइल से कहाँ गया वो? रूट हेयर में गया। ठीक है, सॉइल में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मिट्टी में जो ऑक्सीजन है ना वो कहाँ जाएगा? प्लांट के रूट हेयर में जाएगा। और रूट हेयर से कहाँ जाएगा वो? रूट सेल में जाएगा, क्योंकि हर चीज जो है वो सेल से बना हुआ है ना। ठीक है, तो जो रूट हेयर जो है ना, रूट हेयर सॉइल से ऑक्सीजन लेगा और किधर देगा? रूट के सेल में देगा। क्लियर है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा? प्लांट के रूट हेयर से रूट के सेल तक होगा। रूट है, ठीक है। अच्छा, तो सॉइल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों कि अगर हम लोग प्लांट में, पौधे में अगर हम लोग पानी देते हैं, तो अगर हम लोग ज्यादा पानी दे दिए ना तो प्लांट मर जाएगा, प्लांट सड़ जाएगा, उसके जड़ जो है वो सड़ जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझना। देखो सॉइल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उसी होल्स में ऑक्सीजन जो है वो घुसा हुआ रहता है, एयर जो है वो प्रेजेंट होता है उसी होल में, तो ऑक्सीजन सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं से रूट जो है वो ऑक्सीजन लेता है। लेकिन अगर सोचो, अगर हम लोग पौधे में पानी डालने के चक्कर में कुछ ज़्यादा पानी डाल दिए तो उस छोटे छोटे होल्स में, सॉइल के छोटे छोटे गैप में, होल्स में पूरा पानी भर जाएगा। तो सॉइल में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर ऊपर में है, वहीं से ऑक्सीजन यहाँ पर आता है सॉइल में, तो अगर पूरा पानी भर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है कम हो जाएगा तो रूट जो है वो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा सॉइल से। ठीक है, रूट ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी डाल दिए तो वहाँ पर जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं रहा होकर क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और जो रूट है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और प्लांट जो है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है? इसलिए जब हम वाटरिंग करते हैं तो देख के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डालते जाओ पानी, नहीं। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी डालना चाहिए, है ना। ज़्यादा पानी से रूट खराब भी हो सकते हैं, इसीलिए अंदर में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वहां से रूट जो है वो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करता है, रूट हेयर से कहाँ ट्रांसफर करेगा? रूट के सेल तक करेगा। क्लियर है? इसलिए हमको पानी तो देना है लेकिन फ्लो में ज़्यादा पानी मत दे देना। बारी करते हैं, अब बारी आती है स्टेम की। देखो स्टेम तो भाई दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है भाई, एक वुडी प्लांट का स्टेम अलग होता है और एक हर्बिस्कस, क्या लिखा है? हर्बेसियस प्लांट में अलग होता है। वुडी प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें हमको लकड़ी मिलता है, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, जितना भी जो है ना वो लकड़ी वाला प्लांट होता है।
लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनसे हमको लकड़ी या वुड हमको अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि बनाना का ट्री हो गया, ठीक है, और छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसमें तो लकड़ी होता नहीं है, उसमें स्टेम क्या होता है, एकदम पतला होता है, वो तो हमको वुड देता नहीं है, क्लियर है ना। तो स्टेम जो है वो दो टाइप का होता है, एक हमको जो वुड अवेलेबल कराता है और एक अवेलेबल नहीं कराता। तो एक होता है वुडी प्लांट, दूसरा होता है हर्बेसियस प्लांट, क्लियर है। तो वुडी प्लांट में जो स्टेम है उसमें ना लेंटिसेल्स होते हैं, क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। व्हाट इज लेंटिसेल्स, स्मॉल पोर्स इन स्टेम, स्टेम में छोटे 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 पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होल, पोर्स मतलब होल, ठीक है। तो स्टेम में छोटे 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 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसी होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं, क्लियर है। छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, पोर्स मतलब होल, होल्स छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। उसी छोटे छोटे होल से गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो भाई रूट भी रेस्पिरेशन में काम आता है, स्टेम भी भाई सांस लेते हैं भाई प्लांट का, ठीक है। हम तो सोचते रहे सिर्फ लीव ही लेता है, लेकिन रूट भी सांस लेता है, गैसेस का मतलब एक्सचेंज होता है, स्टेम में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टेम में वुडी प्लांट में लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स इन स्टेम, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और मान लो कि हमारे पास हम हर्बेसियस वाले प्लांट है, डेट मीन्स जिसमें वुड नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है भाई, क्या होता है उसमें, स्टोमेटा होता है। अब बोलोगे सर स्टोमेटा तो लीफ में होता है, ठीक है, लीफ में भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टोमेटा जो है उनके स्टेम में ही प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे अगर ये छोटा सा पतली डंगाली है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रोज की बात करूं, रोज, रोज मतलब गुलाब, उसकी बात करूं तो उसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो उसी कांटों में भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, उसी कांटों में स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकता है। और वो किसका हिस्सा है भाई, वो तो हिस्सा है हमारे स्टेम का, क्लियर है। तो हर्बेसियस प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बारी आती है लीफ, जैसा कि आप सब जानते हो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है भाई, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा से ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और आपको बता दूं कि स्टोमेटा जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस में होता है। कहाँ होता है, लीफ, ये अगर मेरा हाथ लीफ है तो लीफ के नीचे वाले हिस्से में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और उसी स्टोमेटा में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्लियर है। तो लीफ में, स्टोमेटा में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, स्टेम में दो प्रकार के स्टेम आता है भाई। अगर वुडी प्लांट है तो लेंटिसेल्स होगा, लेंटिसेल क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। अगर हर्बेसियस प्लांट है मतलब बिना वुडी वाला प्लांट है तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। रूट की बात करें तो रूट में भी क्या होता है भाई, सॉइल से वो ऑक्सीजन लेता है, सॉइल से वो ऑक्सीजन लेता है ना, कहाँ भाई, रूट हेयर में, और रूट हेयर से वो ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, रूट के सेल में। तो रूट में सॉइल से ऑक्सीजन लेते हैं, और स्टेम और लीफ में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। रूट कहाँ से लेगा, सॉइल से, स्टेम और लीफ कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर लीफ में याद रखना बच्चों, लीफ में स्टोमेटा जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो भाई प्लांट जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को वो देता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनहेल करता है, वो लेता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो डिफ्यूजन जो है लीफ में, क्या बोला मैं, लीफ के डिफ्यूजन, जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है किसका, गैसेस का, वो डिपेंड करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर। क्या बोला, जो लीफ में जो गैसियस का जो डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा किसमें, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। नहीं समझ आया, चलो मैं समझाता हूं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। इसका मतलब ये है, समझो कि भाई जो गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मतलब गैस का जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारे एनवायरनमेंट का क्या कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा प्लांट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनवायरनमेंट का कंडीशन कैसे भाई, हमारा अगर एनवायरनमेंट कैसे है, डे टाइम है तो कुछ और डिफ्यूजन होता है, और अगर हमारा रात का समय एट नाइट तो डिफ्यूजन कुछ और होता है। जैसे कि आप सब जानते हो
कि डे टाइम में क्या होता है भाई, सनलाइट प्रेजेंट होते हैं और सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो डे टाइम में क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर है? डे टाइम में जैसे सबको मालूम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा दिन में। लेकिन एक बात बताओ, रात में तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता और फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए भाई। तो अगर सनलाइट ही नहीं है, रात को सूरज थोड़ी उगता है भाई, सनलाइट नहीं है तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो याद रखना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जबकि उसको लेना चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, लेकिन दिन में जब फोटोसिंथेसिस होगा तब। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं रात के समय पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है, पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन चाहिए ना। तो अगर भाई पेड़ के नीचे सो गए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई भाई, हम तो बेहोश आके गिर सकते हैं, है ना, ठीक है। ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए पेड़ों के नीचे रात को सोने के लिए मना करते हैं सभी के सभी, जाहिर सी बात है। तो रात को क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। भाई अगर प्लांट को CO2 चाहिए तभी लेगा, और अगर नहीं चाहिए तो जबरदस्ती घुसा के दोगे क्या, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। फिर कोई तुमको खाना एकदम ठुसा के दे तो क्या होगा वैसे उसी प्रकार से जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। उसकी मर्जी ना, समझ में आना। तो जो डायरेक्शन और डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, दिन है कि रात है। रात को वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है, रिटर्न देता है। तो रात के नीचे कोई, पेड़ के नीचे कोई सोना नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेशन इन एनिमल। जो एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, सम एनिमल्स रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको सांस लेना है तो अपने स्किन से ही सांस लेते हैं भाई। क्लियर है? उनको अलग से कोई ऑर्गेन्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि प्लांट में अलग से कोई ऑर्गेन्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमारे एनिमल्स, मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको लंग्स चाहिए, फिर यहाँ से नॉस्ट्रिल, इसोफेगस वगैरह चाहिए, है ना, अलग से हमको ऑर्गेन्स चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेन्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि प्लांट को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऑर्गेन्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा अपने स्किन से ही सांस ले लेते हैं। वाइल अदर थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गेन्स, तो कुछ स्किन से लेते हैं, और जो बचे हुए जो दूसरे एनिमल हैं उनको उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी स्पेशल ऑर्गन को क्या कहते हैं भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अरे सिंपल सा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, उसी स्पेशल ऑर्गन्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है भाई, नॉस्ट्रिल है, नाक है, हमारे पास फिर क्या है, इसोफेगस है, नहीं वहाँ तो फूड पाइप जाता है, ठीक है। लंग्स है हमारे पास, लंग्स में ऑब्लियरी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। और सभी ऑर्गन्स को अगर कंबाइन कर दूं, पूरे ऑर्गन्स को पूरा कंबाइन कर दूं, तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूरा कंबाइन होने के बाद क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हम रेस्पिरेशन तो करते हैं भाई, एक स्मूथ और एक एफिशिएंट रेस्पिरेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ, ताकि इंसान को जिंदा रहना है तो उसको, इंसान मतलब एनिमल, यहाँ पर एनिमल की बात कर रहे हैं। तो अगर एनिमल को जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए उसको सांस लेना बहुत जरूरी है, और जितना ज़्यादा वो सांस लेगा, जितना ज़्यादा वो रेस्पिरेशन करेगा, उतना ज़्यादा उसकी बॉडी एनर्जी बनाएगी, और जितना ज़्यादा उसकी बॉडी एनर्जी बनाएगी उतना ज़्यादा वो एनिमल वर्क करेगा, काम करेगा। क्लियर है ना? तो अगर आपको वर्क करना है, काम करना है, तो आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज तभी करेगा जब आपके बॉडी में एफिशिएंट अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई हो, ठीक है। तो फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज, अगर गैसेस का एक्सचेंज करना है तो अगर वो एकदम एफिशिएंट तरीके से हो तो रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी, जहां से रेस्पिरेशन होना है उस सरफेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं।
तो उस रेस्पिरेटरी सरफेस को जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं उस सरफेस को क्या होना चाहिए, 4 चीज़ होना चाहिए। जिस सरफेस से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो सरफेस है, गैस यहाँ से उस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो जो सरफेस है ये जितना पतला हो, जितना थिन हो, थिन बॉडी जो सरफेस है एकदम पतली होनी चाहिए। भाई अगर मोटा होगा तो उसको ट्रैवल करने में या यहाँ से बॉडी के अंदर जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। जितना पतला होगा कम समय में ही बॉडी के अंदर चला जाएगा और आसानी से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, एकदम थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। जितना मोटा होगा उतना ही समय लेगा, कॉमन सेंस सी बात है। दूसरा मॉइस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉइस्ट, थोड़े नमी टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। क्यों भाई, भाई एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट क्यों होना चाहिए। रीजन ये है फॉर स्पीडी डिफ्यूजन। स्पीडी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बताया था मैं क्या होता है, कुछ नहीं होता, गैस का एक्शन होता है ना, मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गैस का जाना, क्लियर है। तो स्पीडी मूवमेंट, भाई अगर मॉइस्ट रहेगा तो मॉइस्ट रहेगा तो आसानी से जल्दी से वो डिफ्यूज, मतलब जल्दी से मूव कर सकता है जहां पर उसको जाना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस को जल्दी से वो पार कर सकते हैं। अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो हो सकता है अच्छे से पार ना हो, या हो सकता है उसको टाइम लगे पार करने के लिए। लेकिन अगर मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, उसके जो डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो एकदम बढ़ जाएगा, जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा हमारा जो गैस है, डेट मीन्स उसका एक्सचेंज जल्दी से होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं भाई, लार्ज सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, अगर सरफेस एरिया छोटा है तो कम ट्रांसफर होगा, ज़्यादा है तो गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो जो सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना होना चाहिए, क्लियर है। हम इतने बड़े एनिमल हैं, ह्यूमन है, ठीक है, तो हम सांस कहाँ से लेते हैं भाई, हमको ज़्यादा सांस की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे मल्टीसेलर, हम लोग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है ना, इतने सारे सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं हमारे बॉडी में। हर एक सेल में क्या चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, एक एक सेल में ऑक्सीजन सप्लाई करना है, क्लियर है। तो कितना सारा हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमको, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमारे पास 2-2 लंग्स हैं, और वो भी बड़े बड़े लंग्स हैं, इन्हें इतनी छोटी छोटी थोड़ी नहीं, बड़े बड़े लंग्स हैं, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रिच इन ब्लड सप्लाई। अरे भाई जहाँ से हमको ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है, अगर वहाँ तक ब्लड जो है पहुँचेगा ही नहीं तो भाई, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कौन कैरी करता है भाई, ब्लड ही तो कैरी करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे बॉडी पार्ट्स के एक एक सेल में जाके छोड़ के आता है, क्लियर है। ब्लड उसको छोड़ के आता है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो भाई जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ से आर पर जा रहा है, तो भाई अगर उसके पास में ब्लड ही नहीं रहेगा तो ये कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर है ना, ठीक है। तो जहाँ से सप्लाई हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, वहाँ पर ब्लड आसानी से पहुँच जाना चाहिए और मिनिमम मतलब सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर कमी भी हो गई तो फिर भाई इंसान तो गया, इंसान मतलब कोई भी एनिमल गया, वो सांस मतलब दम घुट के ही मर जाएगा, क्लियर है ना। तो जहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस है वहां पर ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, रिच इन ब्लड सप्लाई, वहां पर उसकी पहुंच होनी चाहिए ब्लड की, क्लियर है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या होने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सरफेस, फिर से बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सरफेस अगर पतला होगा जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, अगर मॉइस्ट होगा तो जल्दी डिफ्यूजन होगा, लार्ज सरफेस एरिया है तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, रिच इन ब्लड सप्लाई है तो भाई वो डिफ्यूजन होने के बाद बॉडी पार्ट्स में आसानी से वो पहुंच सकते हैं, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट करो। रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन एनिमल जो है वो भाई एनिमल तो भाई 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एनिमल हो सकता है वो पानी में रहता हो या तो जमीन में रहता हो, 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लिया। रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन एनिमल 2 प्रकार से हो सकता है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भाई पानी वाले, और रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन्स, ठीक है, जमीन वाले, कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक इज ऑलवेज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब समझना कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाले जो है ना, उन लोग जब सांस लेते हैं ना तो सांस लेने का जो रेट है इतनी स्पीड से, इतनी जल्दी जल्दी फास्टर सांस लेते हैं एज कंपेयर टू हमारे टेरेस्ट्रियल वाले से।
टेरेस्ट्रियल वाले मतलब हम लोग भाई जमीन में रहते हैं, हम नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन जो पानी वाले जो होते हैं ना वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, एकदम स्पीड सांस लेते हैं। क्या रीजन है इसके स्पीड से सांस लेने का, देखते हैं भाई। इसलिए लेते हैं बिकॉज आसान सा है, दे यूटिलाइजेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। एक बात बताओ, हम जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं हम तो भाई ऐसे एटमॉस्फेयर से जो हवा जो है एयर जो है डायरेक्ट ले लिए है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर का जो अमाउंट है बहुत सारा एयर है भाई, ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग पानी की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन होते हैं H2O डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है ना वो उसमें मिला हुआ रहता है, डिजॉल्व रहता है, क्लियर है, ठीक है, घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन जो है। तो भाई यहाँ तो अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट तो कम होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम तो इतना सारा ऑक्सीजन आसानी से ले लेते हैं, लेकिन पानी में उन लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहाँ पर अमाउंट कम है, इसीलिए उन लोग जल्दी जल्दी सांस लेते रहते हैं भाई, ठीक है। जितनी स्पीड से लेंगे, जितनी जल्दी स्पीड से लेंगे, उतना सारा उन लोग ऑक्सीजन को वो कलेक्ट कर सकते हैं और उतना लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, क्लियर है। इसीलिए उन लोग जल्दी ब्रीदिंग करते, सांस लेते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फेयरली लोअर देन इन एयर, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और जो पानी होता है, पानी में क्या है उसका अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। इसलिए उन लोग जल्दी क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कलेक्ट करना है, क्लियर है। देखो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फिश की, फिश मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। फिश की बात करें, टेक्स वाटर इन माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। देखो मछलियाँ जो होती है ना वो क्या करते हैं, अपने माउथ से पानी को लेती है, पानी खींच ली एक बार में, ठीक है। उसको पानी खींचने के बाद एकदम जोर से वो मुंह से कहाँ फेंकता है, पानी फेंकती है, जो भी ले लो, मुंह से मतलब जोर से वो कहाँ फेंकती है, अपने गिल्स की ओर। गिल्स मालूम है ना, गिल्स से ही मछलियाँ सांस लेती है, क्लियर है। तो एक बार मुंह में पानी भर ली मछली, उसका जोर से ना उसकी गिल्स होते हैं, उसकी जोर से गिल्स में उस लोग क्या करते हैं, पानी को टकराते हैं, और गिल्स के उस पार जो रहता है ब्लड रहता है, क्या रहता है, ब्लड। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमने सांस लिया, लंग्स में गया, और लंग्स के उस पर क्या रहता है, ब्लड रहता है ना। लंग्स के जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, इस पर ये लंग्स है, इस पर ऑक्सीजन है, और इसकी इस पर ब्लड है, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में आ गया। उसी तरीके से गिल्स होता है, तो मछलियाँ जो होती है, फिश जो होती है, माउथ में एक बार पानी भर लेती है और इतनी जोर से प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है किस पे, गिल्स पे, ताकि वो ऑक्सीजन जो है यहाँ से आर पार होकर ब्लड में पहुंच जाए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फिश जो होती है टेक्स वाटर इन माउथ, अपने मुंह में पानी भरती है, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, वो गिल्स की ओर जोर से पानी को ढकेलते हुए पास करती है, ठीक है। उसके बाद वो गिल्स से कहाँ चले जाएगा, उसके बॉडी के ब्लड में चले जाएगा। अब ब्लड में चले गया तो उसके एक एक सेल के पार्टिकल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और वो जिंदा रहेगी मछली। भाई मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसलिए उसका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, सांस लेने का जो स्पीड है, रेट है, वो एकदम ज़्यादा, एकदम स्पीड है, फास्टर है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में उन लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब बारी आती है इधर रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखते क्या लिखा है। जाहिर सी बात है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो तो भाई जमीन में रहता है, और जमीन में रहता है तो वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो वाला ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक है। यूजेस एटमॉस्फेरिक O2 मतलब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन उन लोग यूज करते हैं, किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेन्स इन डिफरेंट एनिमल। अब जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको इन लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करते हैं तो अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं भाई उसको एब्जॉर्ब करने के। हमारे पास है लंग्स, लेकिन फिश के पास क्या है, गिल्स। तो अलग अलग एनिमल्स के पास एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गेन अलग अलग होता है। जैसे फिश के पास गिल्स होता है, हमारे पास लंग्स होता है, तो अलग अलग एनिमल्स के पास उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गेन्स अलग अलग होता है। तो देखते हैं थोड़ा भाई, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर उसके ऑर्गेन्स के बारे में लिखा है जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के बारे में, जैसे कि अमीबा एंड प्लेनेरिया। देखो
अमीबा और प्लेनेरिया, इन ये जो ऑर्गेनिज्म है, अब भाई पता होगा अमीबा क्या है, सिंगल हड्डी, नहीं हड्डी भी कहाँ होता है, सिंगल सेल वाला होता है भाई, 21 सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो भाई 21 सेल है तो उसके लिए अलग से और क्या ऑर्गेन्स होगा, इसलिए ना इन लोग क्या करते हैं, अपना जो एक ही सिंगल सेल वाला है ना, तो अपने सेल मेम्ब्रेन से ही उन लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एमीबा और प्लेनेरिया क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। अर्थवर्म, लीच, ये कैसे है भाई, इनके पास कौन सा ऑर्गन है रेस्पिरेशन करने का, मॉइस्ट स्किन, उन लोग अपने स्किन से ही सांस ले लेते हैं। ठीक है, और उनका स्किन कैसा होता है, कभी पकड़े हो अर्थवर्म को, कैसा होता है उसके स्किन, मॉइस्ट होता है ना, एकदम चिपचिपा गीला गीला जैसे होता है, मॉइस्ट स्किन होता है। तो अर्थवर्म और लीच जो है वो क्या करते हैं, उन लोग भी सांस लेते हैं लेकिन अपने स्किन से सांस लेते हैं, मॉइस्ट वाली स्किन से उन लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसीलिए उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बन जाएगा, किसका भाई, अर्थवर्म और लीच का, मॉइस्ट स्किन। लीच जानते हो ना, नेट पे सर्च कर लेना लीच, भाई तालाबों में लीच होते हैं, ऐसे काट लिया बैक टू वर्क। तो फिश, टोडपैड या फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मैक्सिमम जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं लाइक फिश, इन लोग कहाँ सांस लेते हैं भाई, गिल से, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। ग्रास हॉपर, मॉस्क्यूटो, मच्छर है ना, एंड हाउस फ्लाई, मक्खी, इन लोग जो है, इन लोग सांस कहाँ से लेते हैं, स्पार्कल्स एंड एयर ट्यूब से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भाई, स्पार्कल्स एंड एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स तो देखे होगे, मक्खी एकदम, मक्खी तो पिक्चर भी निकली हुई है, अगर मक्खी को ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे ना ऐसे ट्यूब्स निकले हुए रहते हैं, उसी ट्यूब से उन लोग एयर को सक करते हैं, खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उस ट्यूब को क्या कहते हैं, एयर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स क्या होता है, छोटे 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 पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं उसके बॉडी में। ठीक है, जैसे कि कोई एनिमल बना रहा हूं मैं, यहां पर जैसे कुछ एनिमल्स है, अब सपोज कर लो भाई कौन कौन से एनिमल है, ठीक है, ऐसे हाथ पैर है इसके, ये कोई एनिमल है, तो ये जो स्पाइरेकल्स जो होता है, ये क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स, पोर्स मतलब गड्ढे, होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इनमें ना छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, होल्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, उन्हीं होल से इन लोग क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं। क्लियर है, और सांस लेते हैं तो वहीं से उनका गैसियस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है, इसलिए उनका जो ऑर्गन है वो क्या है, स्पाइरेकल्स है। तो कुछ कुछ ऐसे हमको देखने को मिल जाता है ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, जो गोल गोल बनाया है, वही स्पाइरेकल्स होते हैं। क्लियर, स्पाइरेकल क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बॉडी में ही होता है ना, गड्ढा होता है, वहीं से उन लोग सांस लेते हैं। एक प्रकार से हमारे पास तो भाई इधर ही है, उनके बॉडी में यहाँ 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 हर जगह होता है, हर जगह सांस लेते हैं उन लोग। क्लियर है। अच्छा, जो बर्ड्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, छिपकली, बर्ड्स, लिजर्ड्स और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल मालूम है ना, जो जमीन में रहते हैं, गाय, बैल, और हम भी जमीन में रहते हैं ना, बर्ड्स, लिजर्ड्स और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ठीक है, जितने भी टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में रहते हैं, गाय, भैंस, हम इंसान, बकरी, सब जितने भी टेरेस्ट्रियल है, उन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जाहिर सी बात है लंग्स होता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा बन गया, इसको पॉज करके जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे अलर्ट।